हेलो देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अध्ययन क्लासेस में। तो आज का शुरुआत कुछ अलग ही रहा, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। तो आज आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ, देखा जाए स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे दे, टिंग 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 टिंग। पहला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर। तो जो पता चला वो लिख लेते हैं। देखो करना कैसे क्वेश्चन, फिर से वही बात बताएंगे हम। ऐसा कोशिश ही नहीं करेंगे सॉल्व करने का कि जैसे हमको सब मालूम है। हम ऐसा ही कोशिश करेंगे सॉल्व करने का कि अभी अभी हम भी चैप्टर पढ़े हैं, तो क्या अप्रोच लेना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वही है। तो उस सिलसिले में बता दें कि हम लोग क्या क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। और मेरे पास बहुत पुराना बुक है, तो उस पुराने बुक में मेरे पास जो जो क्वेश्चन है वो हम करते चलेंगे। पता नहीं तुम लोग के नए बुक में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तब तो और भी बढ़िया है, क्योंकि नहीं मिल रहा है लेकिन क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो जा रहा है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने से मतलब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का बुक है मेरा, क्योंकि अलग तरीके के हम भी हैं। अलग तरीके मतलब अब कहीं और मत चले जाना, ये स्ट्रेट ही है लेकिन बी द यूनिक पर्सन। तो पहला क्वेश्चन इसमें अपने पास ये है कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। मास पहले लिख लिया जाए, एम अपने पास कितना हो गया 200 ग्राम। लौका ही नहीं दे रहा है यार ठीक से, कहाँ है यहाँ ये रहा। मास हो गया 200 ग्राम। इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा यार। तेरा तुम लोगों का सर हमको ये भी नहीं हो पा रहा। 0 मार दिए 2 1 5 0.2 हो जाएगा ना। गजब असर है यार तुम लोग का। हाँ, तो मास कितना आ गया 0.2 के। इसके बाद क्या कह रहा है, एंड द लेंथ 1.5 मीटर। लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कैरी अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर। तो यहाँ तक जो बात हुआ एक सेंटेंस था, इसमें क्या पता चला है कि स्ट्रेट वायर है जिसका मास इतना है, लेंथ इतना है, उसमें करंट इतना है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। वाह, कह रहे कि एक वायर है, जैसे आप देखो हम समझ गए तो तुम लोगों को बताते हैं। जैसे ये एक वायर है, इस वायर में का लेंथ कितना है 1.5, इसका मास कितना है 0.2 kg, और इसमें कितना करंट है 2 एम्पियर। बाद में बोल रहा है कि इसको हम लोग सस्पेंड करके रखें एयर में यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कहने का मतलब क्या हो गया कि इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो ये हवा में है, हवा में कहने का मतलब ऊपर ऐसे एयर में ऐसे सस्पेंडेड है, कोई सपोर्ट बिना सपोर्ट के। जैसे कहने का मतलब क्या होगा कि मान लो अगर हम ये मान ली ये करंट का डायरेक्शन है अपने पास, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये जो एरो हम दिखा रहे हैं वो करंट का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद फिर ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया करंट का, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये समझ आएगा। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये वाला, ये फिंगर करंट का डायरेक्शन हो गया, ये वाला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो गया, ये वाला थंब जो है फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स किधर दिखाई दे रहा, अगर हम बात कर, इधर करंट जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर फोर्स ऊपर की तरफ है। तो यही वायर को हवा में लटका के रखा है। ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, ये इसको हवा में लटका के रखा है। तो जब ये इसको हवा में फोर्स लटका के रखा है तो नीचे की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा। अगर कोई चीज़, जैसे हम इसको छोड़ दें, अभी हम पकड़ के रखें तो ये हवा में है, क्यों, क्योंकि हमारा हाथ जो है इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये नीचे चला जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन लगा रहा, तो जो ग्रेविटी आंटी हैं वो फोर्स इस पर लगा रही हैं। तो ग्रेविटी आंटी उस समय भी तो फोर्स लगाएंगे इस पर जब ये हवा में सस्पेंडेड होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें, इस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा, 2 फोर्स हो जाएगा। एक तो फोर्स होगा ग्रेविटी आंटी द्वारा जो नीचे खींच रहा होगा, एक फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो उसको ऊपर मेंटेन करके रखा। और दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब नहीं या ऊपर ही जा रहा है ना ये नीचे ही आ रहा, मतलब दोनों लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा। अपने को निकालना है क्या, अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अपने को निकालना है बी। तो ग्रेविटी द्वारा फोर्स कितना हो जाएगा mg, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फोर्स कितना हो जाएगा बिल, यही ना होता BIL साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे तो हम लोग 90 लेंगे, क्योंकि L और B के बीच का एंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना, B निकालना है। तो B यहाँ से क्या आ जाएगा mg अपॉन में IL। अब इसका सॉल्व कर लो। m कितना होगा अपने पास 0.2, g कितना ले लेंगे 9.8, i कितना अपने पास 2, l कितना है 1.5। अब पूरे को सॉल्व करो, आंसर पाओ, और सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोग का। हम ऐसा नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा बन जाए सॉल्व करने के चक्कर में, तो सॉल्व कर लेना। हम बस ये तरीका बता रहे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से अप्रोच लिया जा सकता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन था 4.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का। अब हम लोग करने वाले हैं 4.2। तो 4.2 क्वेश्चन दिखा दे पहले तुम लोगों को। क्वेश्चन तो शायद ही दिखेगा, लेकिन हम जो पढ़े हैं वो समझना ज़रूरी है।
हाँ, क्या बोल रहा है सुनो। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, अगर जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के पॉजिटिव है, यही कोशिश करते बनाने का भी, क्वेश्चन नीचे की तरफ शिफ्ट किया जाए और सॉल्यूशन ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, दोनों उम्मीद करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब क्या रहा कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब इनवर्ड है क्या मैग्नेटिक फील्ड, वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड होगा। आगे कह रहा है कि एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो चार्ज पार्टिकल जो भी अपना, मेरे पास ब्लू पेन भी है, ब्लू पेन को निकालें, बहुत पैसा अपने पास, कोई कमी नहीं, अभी मिल नहीं रहा यार, मैं तो गरीबी यहीं दिखा दिया, थोड़ी देर बाद दिखाता, चलो कोई नहीं, इधर उधर रख दिए हैं, मिल जाएगा। तो क्या बोल रहे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर। अब चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये फिलहाल नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया कि चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाई की तरफ है। अब कह रहा है कि विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स, कह रहा है कि लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या था, शायद था क्यू ई प्लस वी बी, यही था। नहीं याद आ रहा जाके देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कह रही याद नहीं आ रहा कैसे होगा क्या, कोई टेंशन नहीं, अभी सीख रहे हैं तो जाके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो ये तो लॉरेंज फोर्स का है, पूछ रहे विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर, लॉरेंज फोर्स किस तरफ होगा, तरफ मतलब अपने को कुल मिला के क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए इतना ताम झाम हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्शन के लिए सीधा हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। भाई फोर्स का डायरेक्शन निकालना तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लेंगे। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करने के लिए चार्जेस कौन सा, देखो सबसे पहले बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल में बात करेंगे तो जो पहला चार्ज पार्टिकल है वो कौन सा अपने पास, इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो क्या है अपने पास, प्रोटॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नेगेटिव चार्ज है, अगर हम कह लें कि नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो ये एक वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। मतलब पहले वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, करंट का डायरेक्शन हो गया इस तरफ कुछ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लो, और जब लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लग रहा, नीचे। तो जो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा कौन सा एक्सिस में हो जाएगा, ऊपर जेड है तो नीचे नेगेटिव जेड, तो फोर्स हो जाएगा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। समझ आया, एकदम आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड है बी वाला डायरेक्शन, ये आई वाला डायरेक्शन, ये इनवर्ड है, इनवर्ड। अब देखो यही तो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इनवर्ड, फोर्स किधर लग रहा, फोर्स ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो फोर्स जगह किधर हो जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्या था इसमें, मजाक था नहीं, इतना बस भारी भरकम क्वेश्चन दिख रहा। तो मेरा पहला यही कहना ना, क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन समझो, उसके बाद कोशिश करो कि यहाँ पे क्या लगा। देखो लॉरेंज फोर्स बोला तो हम ये लिखे पहले, लेकिन इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा, हमको बोला डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब 2 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ इतना इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। अच्छा, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तुम लोग को याद होगा वेलोसिटी सिलेक्टर वाला काम, उसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में एंटर करा रहे थे, तो उस समय रेडियस निकाला था, मतलब उसका जो पाथ हो रहा था। 2-3 केस हम लोग लिए थे, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा रहे थे तो 2-3 केस लिए थे। एक सर्टन एंगल पे निकाले थे जिसमें पाथ हो रहा था हेलिकल, फिर एक किसी पैरेलल निकाले थे, एक 90 डिग्री पे निकाले थे, कुछ ऐसा केस। या देखो करना ऐसे ही है कि अगर हम ये पढ़ें तो हमको याद आना चाहिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, भले हमको फार्मूला ना याद है कोई दिक्कत नहीं है, बार बार कह रहे हैं फार्मूला हम जाके देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले ये तो याद आ जाए भाई कि किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है ये, यहाँ क्या क्या दे रखा है, किस टॉपिक पे जाना चाहिए हमको। इतना अगर हम सीख जा रहे हैं तो ज़रूर हम क्वेश्चन भी सीख जाएंगे करना।
ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू। तो जब कभी भी किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो उसका पाथ होता है सर्कुलर पाथ। अब जाके देखना उस टॉपिक को पता चलेगा। तो सर्कुलर पाथ होता है तो कहीं ना कहीं उसका हम लोग रेडियस निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर्कुलर पाथ के लिए, तो वो हम लिख देते हैं इधर, थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर ले बुक को। हाँ, ये हो गया अपने पास आर का फार्मूला। तो ये हम लोग कर रहे हैं 4.3। रेडियस का फार्मूला हो जाएगा mv/में क्यू हो गया रेडियस। मास अपने को दे रखा है, मास दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए बात करा। वेलोसिटी स्पीड दे रखा था, अभी हम पढ़े थे। स्पीड तुम लोग को भी दिखा देते हैं, क्वेश्चन अगर दिख रहा हो किसी को तो देख लेना। स्पीड दे रखा 3 इंटू 10⁻7। वाह क्या गजब का स्पीड है। अपॉन में क्यू दे रखा है अपने पास 1.6 इंटू 10⁻19 और बी दे रखा है अपने को 6 इंटू 10⁻4। अब इसको सॉल्व करने का जिम्मेदारी तुम लोगों को। सॉल्व यार हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना जरूर, हम देख लेंगे इन चीज़ों को। उसके बाद फिर क्या कह रहा, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हम लोग निकाले थे 1/t। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने का, बोल तो रहे हैं, अभी जाके देखो और सीखो, सीखते सीखते याद हो जाएगा। उसके बाद है अपने पास QB/में 2πm। लेकिन ये है कि ये ऐसा नहीं करना है कि एक ही दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और सीख गए, अभी नहीं भाई, ऐसा कई सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर्मूले को याद करने के लिए। तो फिर से वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, हम सॉल्व इसलिए नहीं करें ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मेरे को अपलोड करने में भी दिक्कत होगा, तुम लोगों को देखने में भी समस्या होगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो देखेगा तो बोर होने लगेगा। ये इंस्टाग्राम खोल के अभी हम रील्स बनाते हैं तो सब मज़े से देखते हैं, हम भी वहाँ वीडियो बनाते, वीडियो ऑन करके बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते और लिपसिंग करते रहते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। तो बहुत इंजॉय करता है तुम लोग, लेकिन ये इंजॉय नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ आगे देखो एक और चीज़, कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी। एनर्जी भी निकालना है। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करा तो उसके पास एक एनर्जी होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv², हाफ mv²। तो ये फार्मूला पुट करना है, एनर्जी भी निकल आएगा। तो हर चीज़ हम बता दिए कैसे कर सकते हैं, सॉल्व करना तुम लोगों की जिम्मेदारी पे छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ाएगा, अगला क्वेश्चन देखा जाए फटाक से। 4.5 तो कर लिए थे हम लोग, एक वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस और किए थे एग्जांपल्स का, तो उसको छोड़ के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 4.8 तक हम लोग कर लिए थे, एम्पेयर तक। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4.9 पे। हाँ 4.9 वाला क्वेश्चन क्या करा वो समझ देख लिया जाए, वो समझ बूझ लिया जाए, बूझ देखा ना जाए, समझ बूझ लिया जाए। बूझे क्या बूझे, मुन्ना भैया बोलते हैं ना, एक ललित का नाम लेते हैं ना मुन्ना भैया, वैसे ही समझे ललित। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब सोलेनॉइड है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा तुम लोग को परेशान करने, और हम परेशान करने का मतलब ये है कि कॉपी वॉपी शिफ्ट करना है अपने को। ऐसे कुछ कर लेते हैं। अरे यार बहुत प्रॉब्लम है बे, ये जीवन से दुख का है नहीं ख़त्म होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दुख है तभी तो मज़ा है ना, सुख है तो फिर क्या है, हमेशा सुख रहेगा तो बोर हो जाएंगे, दुख होना चाहिए ना। लेंथ कितना है 0.5 मीटर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, मतलब 0.01 मीटर ये हो गया रेडियस अपने पास। आगे क्या कह रहा है कि इज़ मेड अप ऑफ 500 टन्स, वी हैव n इज इक्वल्स टू 500 टन्स। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। करंट कितना आ गया 5 एम्पेयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी निकालना अपने को। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। अब देखो सोलेनॉइड के लिए बात किया तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था अपने पास μ0 Ni। एक बार जाके देख लेना, हम यही तो कह रहे हैं, हम ये थोड़ी बोले याद कर लो, हम तो बोल रहे जाके देख लेना। तो सोलेनॉइड के लिए बी का जो फॉर्मूला था वो अपने पास था, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो सोलेनॉइड के लिए था μ0 स्मॉल Ni। स्मॉल Ni क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई μ0 4/10⁻7 होता है, 10⁻⁻7। n क्या होता है 500 होता है, मतलब दे रखा है। l क्या होता है 0.5 होता है, ये भी दे रखा है। i क्या होता है तो 5 होता है। वैल्यू पुट के आ गया आंसर। अब सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी है, इसके आगे अब तुम्हारे हवाले बटन साथी, तो ये करते रहना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 4.5 पे।
4.5 यार गलत हो गया ना, 4.3 तक कर लिए थे, उसके बाद बीच का सारा क्वेश्चन कर लिए थे, फिर ये वाला था 4.9, अब उसके बाद करेंगे 4.10 मतलब 10। तो चला जाए फटाक से। देखो थोड़ा सॉल्व नहीं करने का मकसद हम फिर से बता दें कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, लंबा हो जाएगा तो यार मेरे को अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा, दिन भर लग जाता अपलोड करने में ऐसे जगह पे हम, ठीक है। अरे ठीक है यार, भी तुम लोग कई लोगों से ऐसा वादा करता होगा कि नून रोटी खाएंगे ज़िंदगी संगे बिताएंगे, ठीक है चलो नून रोटी खाने का ज़रूरत ना पड़े, थोड़ा पढ़ लिख लिया जाए ताकि पनीर और रोटी खाने को मिले, लेकिन ज़िंदगी संग बिताया जाएगा। कह रहे कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टन प्लेस इज इतना, मतलब बी अपने को दे दिया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁻⁻, जो भी कहानी बोले अपने को जो मुद्दा मिल रहा है उससे बात करना है, तो मुद्दा क्या मिला, बी मिला यहाँ पे। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, अच्छा डायरेक्शन भी बता दिया, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं एक छोटा सा नॉर्थ साउथ। देखो फिर से हम बता दें, कॉपी में हम बनाते हैं अगर डायरेक्शन तो ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली जब प्लेन में देखेंगे ना, तो हम लोग अपने सीधे वाले डायरेक्शन को अगर नॉर्थ ले रहे हैं तो पीछे वाला डायरेक्शन हो जाएगा साउथ, और हमारे राइट हैंड वाला डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे चले जाना, ठीक। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है, मतलब ये हो गया बी का डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आगे कह रहा है क्या, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, मतलब इसमें आई दे दिया कितना, 1 एम्पेयर का करंट हो गया अपने पास। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स निकालना है अपने को, तो फोर्स का एक ही तो फॉर्मूला है जनरल, बी दे दिया, आई दे दिया, और लेंथ नहीं दिया क्या अपने को, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब लेंथ नहीं दे रखा है तो निकालना क्या अपने को, फोर्स, अरे यार फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला, कोई समझ, देखो हम बोले ना फोर्स का फॉर्मूला एक ही है अपने पास, जनरल बिल साइन थीटा, यहाँ पे बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, तो अपने पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है BIL साइन थीटा, यहाँ पे बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, मतलब लेंथ को हम इधर भेज दें, फोर्स पर यूनिट लेंथ यही निकालना, तो इसका फॉर्मूला जाएगा BI साइन थीटा, मतलब ये फाइंड करना अपने को, ठीक है, BI साइन थीटा, तो B दे दिया, I दिया, साइन थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा डायरेक्शन होता है, B और L के बीच का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे, अगर करंट कैरी कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट, मतलब एक बार डायरेक्शन क्या दे दिया अपने को, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ये करंट का डायरेक्शन दिया। अगर फर्स्ट केस में बात करेंगे तो ऐसा करंट का डायरेक्शन अपने पास, करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर अगर हमको L निकालना हो तो मतलब L कहीं ना कहीं इसी अलॉन्ग में होगा, तभी ना उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा होगा। तो अगर हम लोग बात करें L इसी डायरेक्शन में भी ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थीटा कितना बन रहा, थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो कुल मिला के फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर यहाँ पे निकालना अपने को तो क्या हो जाएगा, BI, B का वैल्यू दिया, I का वैल्यू दिया, वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ, हो गया सब। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, मजाक था ये। अब दूसरा केस इसमें बोल रहा साउथ टू नॉर्थ, मतलब करंट का डायरेक्शन भी क्या दे दिया, साउथ टू नॉर्थ। अब देखो L को भी इधर ही प्लेस्ड कर दिए, B भी इधर ही है, तो थीटा सेकंड केस में कितना बन जाएगा 0। अगर थीटा सेकंड केस में 0 बन गया, ये तो फर्स्ट केस हो गया अपने पास, अगर थीटा सेकंड केस में 0 बन गया, यहाँ कर देते हैं ताकि दिखे एक ही साथ, थीटा सेकंड केस में 0 बन गया तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मेरे हिसाब से 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 0, 0 का पुट करेंगे तो 0, मतलब कुल मिला के किस्सा खत्म। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ 0 क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से। तो ये सब बातों का ख्याल रखना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने का मतलब कितना है 4.11, क्वेश्चन नंबर 11 4.11। अरे गजब, ये तो एकदम निरहु रिक्शा वाला टाइप क्वेश्चन लग रहा है यार, हीरो हीरा लाल, देख के मज़ा आ गया। तो ऐसे जैसे हमको देख के मज़ा आया वैसे तुम लोग को भी देख के मज़ा आता होगा क्वेश्चन, तो देख के मज़ा नहीं करना, देख के क्वेश्चन को सीखना है। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले कह रहा है कि 100 टन क्लोजली वुंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, देखो क्या क्या दे रखा बोल के लिए, एक लाइन पढ़े तो पता चला कि 100 टन। अभी हम तुम लोग के सामने लिख के दिखा रहे हैं कि क्या क्या पता चल गया, लेकिन कोशिश करेंगे इसको हम साइड में लिख दें। तो 100 टन मतलब कहने का कैपिटल एन पता चल गया। आगे क्या रहा है कि 100 टन क्लोजली वन सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरी अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। तो रेडियस पता चल गया, आई पता चल गया, आई है 3.2 एम्पेयर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। ये सब कुछ पता चल गया अपने को। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल।
तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पहला, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पे, सेंटर ऑफ द कॉइल पे। सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कुछ फॉर्मूला था, देखो फिर से हम बोल रहे हैं। ये सबसे पहले पता ये करना है कि क्या क्या दे रखा है, किस टॉपिक से रिलेट कर। तो सेंटर ऑफ द कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डायरेक्ट निकाले थे, एक सर्कुलर लूप था उसके सेंटर पे निकाल रहे थे। सेंटर पे निकालने के लिए जो फॉर्मूला था म्यू नॉट NI अपॉन में 2R, दिख रहा ना भाई, म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तुम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे ही लगभग 20 मिनट का वीडियो बन गया फिलहाल, और पता नहीं कितना क्वेश्चन है, सबको करना है ना। तो ये वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेते हैं। एम था NIA, कुछ ऐसा ही था क्या, NIA। देखो फिर से हम कह रहे हैं नहीं आएगा, देख लेंगे, हम भी कंफर्म कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हाँ NIA ही था। तो NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया। तो वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। एरिया मतलब πr² रखेंगे, आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल आया, वैल्यू पुट करने पे निकल आ रहा है। देखो अभी तक कुछ बहुत क्वेश्चन नहीं था, अभी तक वैल्यू पुट करने पे निकल आया। इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा कि द कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल प्लेन में रख दिया गया, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। थोड़ा यहाँ पे मेरे पास फिगर के लिए कोई चीज़ नहीं है, और फिगर हम सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन अज्यूम करना है कि अब उस कॉइल को वर्टिकल प्लेन में रख दे रहे, मतलब ऐसे रख दिया, वर्टिकल प्लेन में रख दिया, और वो क्या है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ओरिजिनल। अब वो अपने ओरिजिनल, जैसे हम लोग उस डायग्राम बनाए थे कि किस किस पॉइंट पे ले रहे थे, किसके अबाउट रोटेट कर सकता, कहाँ पे निकाल रहे थे। तो ये अब इसको इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रखा गया है ताकि वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट कर पाएगा, विच कोइंसाइड विद इट्स डायमीटर। और वो जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जा रहा हो उसके डायमीटर के साथ मैच करो। जैसे मान लो अगर ये हम प्लेस किए हैं इस सर्कल में, यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा, दिख तो नहीं रहा होगा ना, वही तो बात है, यही समस्या है यार थोड़ा सा। जैसे ये सर्कल है, एक अज्यूम करो जैसे यहाँ पे सर्कल रखा हुआ, उसका डायमीटर, उस डायमीटर से एक लाइन पार हो रहा होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा होगा, कुछ ऐसा अजम्पशन कर लो। कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एग्जिस्ट सच दैट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग कहानी शुरू हो गया। अब उस कॉइल को अलग तरीके से हम लोग प्लेस कर दिए हैं, और यहाँ उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास कितना है, 2 टेस्ला है। अब सच दैट इनिशियली एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द कॉइल रोटेट अबाउट द एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, कुल मिला के देखो सिंपल बात के लिए अपने को C वाले में, मतलब थर्ड वाले में निकालना है टॉर्क। थर्ड वाले में निकालना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी होता है फिलहाल हम पहले देख लें क्या क्या दे रखा है थर्ड वाले के लिए। तो अगर हम थर्ड वाले के लिए देखेंगे तो दे रखा अपने को मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला का, एंगल बोल रहा है 90 डिग्री हो जाएगा। द कॉइल रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेट। थ्रू 90 डिग्री मतलब स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, तो ठीक सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 टेस्ला का। थीटा इनिशियली 0 था और 0 से कहाँ पहुँच गया, 90 डिग्री पे पहुँच गया। अपने को फिर आगे क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड द करंट इनिशियल, दोनों कंडीशन में अपने को टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला था MB sin थीटा। M क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट। थीटा क्या है, ये है। B क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला को गॉस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन गॉस में चेंज करने से पहले हम लोग वैल्यू पुट करते हैं थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे बोला था ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन, चीज़ों को समझना है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ के तो पता चल जा रहा है ऑन द कॉइल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोल रहा है, लेकिन इसको किसी और तरीके से भी वो पूछ सकता है, ठीक है, कि कितना चेंज आया होगा टॉर्क में, इनिशियल डिफरेंस क्या होगा टॉर्क का, कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया MB sin थीटा। अगर हम लोग बात कर लेंगे टॉर्क, तो पहला केस के लिए इनिशियल निकाल देते, तो इसको A बोल देते। इनिशियल मतलब थीटा जब 0 डिग्री है तब निकाल रहे। थीटा अगर 0 डिग्री रखें तो पूरा टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो ये वैल्यू हो गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MB। M यहाँ पे निकाला गया था, B का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो वैल्यू पुट करना, आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया टॉर्क। देखो भारी भरकम क्वेश्चन था, लेकिन अभी तक कुछ बहुत टफ नहीं था। देखने में बहुत भारी भरकम लग रहा था, लेकिन अभी तक कुछ टफ तो नहीं देखने को। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने को बोले, लेकिन टफ नहीं था। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री। वाह, तो जब ये 90 डिग्री से घूम गया होगा तो उस समय उसके पास एंगुलर स्पीड, देखो जब कभी भी घूमेगा कोई चीज़ रोटेशन में, अगर हम लोग चले जाएंगे तो जो वेलोसिटी होता है v, उसको चेंज करना पड़ता है ओमेगा में। तो अपने को यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री।
वाह 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 वाह। तो यहाँ पे करते हैं सब। देखो मिल गया ब्लू पेन, मेरा ब्लू पेन मिल गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब 4.11 का 4 नंबर। कह रहा है कि व्हाट इज़ दी एंगुलर स्पीड, मतलब अपने को क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है। अरे चल भी जाए यार, ओमेगा निकालना है। देखो ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बोला ना, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट इज रोटेटेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई दे दिया 0.1। तो आई देखो, आई देने का मतलब और ओमेगा निकालना। ओमेगा क्या है, वेलोसिटी, आई क्या है, एक तरह से मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास है ये। तो अगर हम लोग बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मास दिखा और वेलोसिटी को कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंट से रिलेट करता हुआ, मतलब टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा होता है। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, यही तो है, और इक्वल्स टू आई अल्फा। समझ आ रहा होगा मैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, क्योंकि आई दिया था तो हम ये सोचें अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, एम बी साइन थीटा। अगर दिख रहा हो जो पहले हम लोग किए थे, टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा। अब इन दोनों को अगर हम रिलेट करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देख लिया जाए। आई कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपने को दे रखा है, तो आई को आई रहने देते हैं, लेकिन अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी, लिख सकते हैं। सोचो एक बार, एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं, तो वैसे अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने पास एम, यहाँ पे है अपने पास बी, यहाँ पे अपने पास साइन थीटा। इसको हम लोग पाल के लेके चलेंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा, वो जादू समझो तुम लोग। जादू में क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब ऊपर नीचे डी थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो डी ओमेगा अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन में डी टी। अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा डी ओमेगा हो गया। डी थीटा को उधर भेज दे तो यहाँ एम बी साइन थीटा था और साथ में आ गया अपने पास डी थीटा, यहाँ पे एम बी साइन थीटा था। ठीक है, ये कुछ रीअरेंज करेंगे, क्योंकि रीअरेंज इसलिए करें ना क्योंकि डी ओमेगा डी टी को हमको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा को हटाना, डिफ्रेंसिएशन को हटाना पड़ेगा, इसी वजह से। अब क्या कर ले, यहाँ दिख रहा है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये थोड़ा मज़ेदार है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला है, मज़ा आ गया इसको करने में। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो एम बी साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ घुमाए, 0 से 90 डिग्री घुमाया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई ओमेगा डी ओमेगा, ये भी एंगुलर स्पीड 0 से ओमेगा इसका हुआ होगा। अब एम बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 0 से 90। आई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से ओमेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया जाए एम बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता, मतलब कॉस 90 माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस कॉस, अच्छा माइनस कॉस डिग्री, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो 0, और फिर यहाँ माइनस प्लस 1 आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2, तो एम बी आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 इधर भेज दे, 2 एम बी इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकालना है तो 2 एम बी अपॉन में आई और अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। एक बार हम आंसर चेक कर ले, यही है ना कि कुछ गड़बड़ है दया नहीं? ठीक है, 2 एम बी अपॉन में, हाँ ठीक है। तो यही अपने पास आ रहा है कुल मिला के। इसमें आप वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, वो तुम लोगों का जिम्मेदारी का। ये लास्ट वाला एक थोड़ा मज़ेदार था, 4.11 जो था वो थोड़ा मज़ेदार था। अब हम लोग चलते हैं 4.12 पे। 4.12 न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम सीधा बुक ले आते हैं, कॉपी हटाते हैं। हम उम्मीद करेंगे ये वाला जो पार्ट था समझ आया होगा और ये वाला पार्ट अच्छा था। ऐसे ही आना चाहिए बीच बीच में एक दो, तभी तो मज़ा आएगा जीवन में। सब कुछ लॉलीपॉप लगेगा तो कैसा लगेगा यार, कुछ कुछ तीखा भी तो होना चाहिए। अब देखिए 4.12 क्या करा, कह रहा है कि देखो पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, लेकिन हम पढ़ के बता दे रहे हैं। कह रहा है कि अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल। देखो जब तक भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा इमेजिनेशन अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अच्छे से तो नहीं बता पा रहे फिगर की मदद से, लेकिन इमेजिन करो, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, क्या ना यूनिट, थोड़ा सुन लो बैकग्राउंड म्यूजिक बस का। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब एक सर्कुलर लूप है जो हॉरिजेंटल प्लेन पे लाई कर रहा है। कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप इन सच अ मैनर दैट द लूप टर्न अराउंड इटसेल्फ, टर्न अबाउट द वर्टिकल एक्सिस।
मतलब कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है, क्या उसमें इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड सेट कर सकते हैं ताकि वो टर्न इटसेल्फ हो सके, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबाउट वो घूमने लगे, टर्न अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, मतलब इसके ऐसे ऐसे घूमने लगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो समझा जाए, देखो घुमाने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा, ऐसे सोचो घुमाना है अगर किसी चीज़ को टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? MIB sin थीटा, या फिर हम ऐसा कह लें NIAB sin थीटा। और यहाँ पे जो टॉर्क के लिए अपने को वेक्टर चाहिए रहता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर चाहिए रहता है। तो यहाँ तो मैग्नेटिक क्या ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सेट कर सकते हैं। तो सर्कुलर लूप में करंट का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। अगर हम लोग सेट करने का कोशिश करें बी को किसी भी तरीके से ताकि कुछ एंगल बने और अपने को रिजल्टेंट देखने को मिले, तो अगर हम लोग बी को किसी तरीके से भी सेट करेंगे तो एक बार 0 देखने को मिलेगा एंगल, और एक बार अपने को 180 डिग्री देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग दोनों केस में सेम वैल्यू मिलेगा। मतलब अगर हम लोग साइन 0 डिग्री लेंगे, कहने का मतलब क्या हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया NIAB sin थीटा। एरिया वेक्टर में जैसे मान लो सर्कुलर लूप ये हम लिखे हैं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। बी को सेट करना है तो बी को भी हम लोग ऊपर नीचे ही सेट कर सकते हैं। अब बी को ऊपर नीचे सेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो वो अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको वर्ड्स में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट और सिंपल नो। इसी में दूसरा कह रहा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सर्कुलर लूप है, इसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेके गए। अब कह रहा है लूप जो है फ्री टू टर्न, मतलब अपने घूम सकता है आसानी से। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि क्या हो जाएगा हालचाल स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और दूसरा कह रहा है सो डैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड इज मैक्सिमम। तो इस केस में फ्लक्स के बारे में बात करें तो फ्लक्स जैसे इस चैप्टर में तो नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन फ्लक्स पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एरिया वेक्टर जो इस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखो ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इज वन वेयर द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो एरिया वेक्टर का जिस डायरेक्शन में हम लेंगे उसी डायरेक्शन में अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है तो स्टेबल रहेगा। वो दो केस है, वो होता है स्टेबल अनस्टेबल होता है। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये फ्लक्स में हुआ था, ये फ्लक्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इन दिस ओरिएंटेशन और मैक्सिमम कब होगा, तो भाई मैक्सिमम भी तो उसी केस में होगा जब सेम डायरेक्शन में होगा तो ही तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है थर्ड में कि अ लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग अ करंट इज लोकेटेड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लूप है इरेगुलर शेप का, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। वायर फ्लेक्सिबल है, तो कह रहे हैं कि जब कभी भी इरेगुलर शेप को हम लोग रखेंगे तो वो चेंज हो जाता है सर्कुलर शेप में। ऐसा क्यों? देखो कोई भी अगर इरेगुलर शेप को हम रख रहे हैं तो वो कोशिश करेगा कि उसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स पार हो। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पार कराने के लिए एक ऐसा शेप वो लेना चाहेगा जिसमें मैक्सिमम एरिया कवर कर सके। तो कोई भी इरेगुलर शेप को अगर हमको मैक्सिमम एरिया कवर कराना है तो उसके लिए जो फिगर मिल सकता है अपने को वो हो सकता है सर्कुलर। इसीलिए किसी भी इरेगुलर शेप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है सर्कुलर में, ताकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे ज़्यादा पार करे, इसीलिए उसका जो शेप हो जाता है सर्कुलर हो जाता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक बार तुम लोग खुद ही भी पढ़ के समझने का कोशिश करना। हमको पता नहीं इतना अच्छे से समझ आया होगा कि नहीं आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे चलने में अब अपने पास आइए 4.13। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो लंबा ही हो गया, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से समाप्त करने का। तो 4.13 ठीक है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा दिव्य सज्जनों आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग 4.13 दिखाई दे रहा, लौकाई दे रहा। चलो ठीक है, 4.13 में क्या कह रहा, तो 4.13 में क्या कह रहा सुन लिया जाए, जो भी कह रहा कान लगाया जाए सुना जाए। कह रहा है कि इन द सर्किट पीछे बना हुआ है द करंट इज टू बी मेजर्ड, करंट निकालना मतलब क्या निकालना अपने को, आई निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एम मीटर सोन, इसमें पहला क्वेश्चन एम मीटर सोन इज अ गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। कह रहे कि जो पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं उसमें करंट क्या हो जाएगा, अगर जो एम मीटर है वो क्या है गैल्वेनोमीटर है पहला। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन लिख ले इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए, मतलब इसमें जो गैल्वेनोमीटर है कन्वर्टेड टू एम मीटर बाय शंट रेजिस्टेंस, तो इसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाते रहे कितने का 0.02 का, और गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करते रहे एम मीटर में। तीसरा कंडीशन क्या है इसमें, मतलब तीसरा क्वेश्चन एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, मतलब तीसरे केस में जो रेजिस्टेंस हो कितना हो जा रहा है 0।
अब तीनों केस में अपने को करंट निकालना है। करंट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल। अगर हम लोग V इज इक्वल टू आई आर बोल सकते हैं, तो फिगर देख लें पहले, V दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, कि क्या कंडीशन है। तो ये कुछ सर्किट डायग्राम है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है 3 ओम का, मतलब एक रेजिस्टेंस तो और भी है अपने पास। तो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का 60 हो गया। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका है अपने पास 3 ओम, ठीक है। और जो V है अपने पास है वो 3 वोल्टेज का V है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है करंट, I निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V है 3 का, I निकालना है। यहाँ पे अगर R निकालना हो तो R इक्विवेलेंट, तो R G प्लस R ही हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि भाई सीरीज़ में ही है ना। फिगर देखो, फिगर देखो, सीरीज़ में है अपने पास। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों का ऐड कर देंगे। एक है 63 आ जाएगा, तो 3/63 ये आ गया करंट पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में। उसके लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ा है, शंट। तो हम लोग शंट कैसे लगाते हैं, जब कभी गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना होता है, शंट को हम लोग पैरेलल लगाते हैं। मतलब आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालना हो तो 1/RG प्लस 1/RS, 1/60 प्लस 1/0.02। इसको अगर कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो 0.02 प्लस 60/60 इंटू 0.02, ये हुआ अपन में आर ई अगर निकालेंगे तो पलटी मार देंगे। पलटी मारने पे क्या मिलेगा, 0.26, तो 1.2 मिल रहा है क्या ये, अपॉन में 60.02, ये कुछ अपने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना जो भी मिलेगा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इसके लिए फिर से अगर अपने को करंट निकालना तो V अपॉन में वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर। कोई समस्या नहीं, दिख रहा होगा, उम्मीद करते नहीं दिख नहीं रहा क्या, हाँ वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब तीसरा केस इसमें क्या है, तीसरा केस अपने पास R को 0 कर दिया, तो मजाक ही कर दिया। R को 0 करने का मतलब क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। R है ही नहीं, R मतलब 0 वैल्यू पुट नहीं करना है, इसका मतलब R है ही नहीं। R जब है ही नहीं, अगर हमको करंट निकालना है, R यहाँ पे कौन से के बारे में बात कर रहा है, R गैल्वेनोमीटर वाले के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे कोई R है ही नहीं, तो जब R गैल्वेनोमीटर है ही नहीं तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज में कन्वर्टर रहेगा, तो R गैल्वेनोमीटर प्लस R एक्सटर्नल, V हो गया, I हो गया, गैल्वेनोमीटर वाला 0 हो गया, एक्सटर्नल वाला 3 था, I निकालना है, V3 है, I3 है। तो यहाँ पे इस केस में करंट कितना आ जाएगा, सिंपल, सबसे सिंपल यही था, 1 आ जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज के पूरे वीडियो में हम लोगों ने NCERT का सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन किया है सारा, और कुछ एक क्वेश्चन था 2-4 वो हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है, और हम उम्मीद करेंगे वही कि तुम लोग को इसका देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तुम लोग कोशिश करो अपने से सॉल्व करने का, जो नहीं होता है हमसे पूछो, जो समझ नहीं है हमसे पूछो, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, थैंक यू।